हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दीक्षा मैम एंड आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस बाय दीक्षा मैम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले आप सबको कहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज हम मीनिंग ऑफ डिमांड वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है। इन जनरल वी यूज़ द टर्म डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में 3 वर्ड यूज़ करते हैं, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम मीनिंग होता है। अगर हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? डिज़ायर, वांट एंड डिमांड क्या है? सेम होता है। लेकिन इन इकोनॉमिक्स ऑल द 3 टर्म्स हैव द सेपरेट मीनिंग। इन तीनों के अलग अलग मीनिंग है। डिज़ायर अलग होती है, वांट अलग होती है और डिमांड अलग होती है। ठीक है। अगर डिज़ायर की बात करें, डिज़ायर क्या होती है? हमारी एक विशफुल थिंकिंग होती है। क्या होती है? हमारी विशफुल थिंकिंग होती है। हम सोचते हैं कि काश मेरे पास ये चीज़ होती। हम जो सोच रहे काश हमारे पास होते, हमारे पास उसके लिए चाहे पैसे हो ना हो, हमारे पास वो रिसोर्सेज हो या ना हो, हम वो मैटर नहीं करता। बस हमने सोच लिया कि काश मेरे पास ये चीज़ हो। जैसे हम इसमें एक एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, डिज़ायर इज़ अ विशफुल थिंकिंग। इफ़ यू डिज़ायर टू बाय कलर टीवी, आपकी इच्छा है कि मैं एक कलर टीवी बाय करूं, बट डू नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, तो वो डिज़ायर ही रह जाती है, एक विशफुल थिंकिंग रह जाती है। वो आप कुछ परचेज़ नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हम डिज़ायर बोलते हैं। जिसमें हमारे पास पैसे नहीं होते और हम बस सोच लेते हैं कि हमने ये ख़रीदना है, बट हमारे पास पैसे नहीं होते, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिज़ायर बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर हम वांट की बात करें, वांट क्या होता है कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ परचेज़ करना और हमारे पास इनफ मनी भी होती है। क्या होती है? हमारे पास पैसे भी होते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें, लेकिन हम उस पर पैसे खर्च नहीं करते, तो वो क्या बन जाती है? हमारी वांट बन जाती है। ठीक है। इफ़ यू हैव इनफ मनी बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड इट ऑन कलर टीवी, आपके पास पैसे हैं लेकिन उसको खर्च नहीं कर रहे, तो जो वो डिज़ायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वांट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। अब डिमांड क्या होता है? ये वांट डिमांड कब बनती है? जब आपके पास पैसे भी हों, ठीक है, और आप परचेज़ भी करना चाहते हो, और उसी टाइम पीरियड पर, गिवन टाइम पीरियड पर जब आप वो प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, खरीद रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है? व्हेन यू आर रेडी टू बाय, उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है, उस पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, गिवन प्राइजेज़ और गिवन टाइम पे अगर आप उस चीज़ को खरीदने के लिए तैयार है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? डिमांड बन जाती है। वो हमारी वांट क्या बन जाती है? डिमांड में चेंज हो जाती है। आई होप फ्रेंड इसका मीनिंग, ये आपकी इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ डिमांड क्लियर होगी होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम अपनी लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड हमेशा किस में रिलेशनशिप शो करता है? एक तो क्वांटिटी डिमांडेड में, दूसरा प्राइजेज में। इन दोनों चीज़ों में ही हमेशा रिलेशनशिप शो करता है। अगर मार्शल की लैंग्वेज में देखें, द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज, जो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर रही है वो विद फॉल इन प्राइजेस के कम होने पर इंक्रीज़ करेगी, एंड डिमिनिशेस विद द राइज इन प्राइस। जब प्राइजेस हाई होंगे तो हमारी वो डिमांड क्या हो जाएगी? डिमिनिश मतलब कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा होता है? हमारा रिलेशनशिप इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर एक की डिमांड इंक्रीज़ होती है, वो किसकी वजह से हो रही है? प्राइजेस फॉल की वजह से। अगर इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है? प्राइजेस इंक्रीज़ की वजह से। मतलब दोनों में इन्वर्स मतलब उल्टा रिलेशनशिप है। अगर एक चीज़ की डिमांड हाई हो रही है तो दूसरे की डेफिनेटली क्या हो रही है? कम हो रही है। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। इसको हम
आगे विद टेबल एंड डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड समझने से डायग्राम एंड टेबल करने से पहले हम कुछ अलग हम कुछ चीज़ें अलग से समझेंगे जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी आप वो टेबल एंड डायग्राम क्लियर कर पाएंगे। अभी हम एजम्पशंस की बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या क्या एज्यूम करके चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि जो अदर गुड्स के रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या है, जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइजेज में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ना ही कंज्यूमर कोई एक्सपेक्टेशन करेगा कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज होगा, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, वो कुछ भी उम्मीद नहीं करेगा। ये सब हमें एज्यूम करके चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के केस में। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा डिमांड शेड्यूल। सबसे पहले आपको शेड्यूल का मतलब समझना चाहिए कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है। जहाँ पे भी शेड्यूल वर्ड मिल जाए उसका मीनिंग होता है टेबल। टेबल टैबुलर की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में जब हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी शेड्यूल होती है। अब हम डिमांड की बात कर रहे हैं। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है कि डिमांड को हमें टैबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। अब डिमांड शेड्यूल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आ रहा है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा क्या आ रहा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। कौन कौन से? इंडिविजुअल एंड मार्केट, ठीक है। सबसे पहले हमें इंडिविजुअल का भी मतलब पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल क्या होता है। जहाँ पर भी ये वर्ड दिख जाए इसका मतलब क्या होता है अ सिंगल कंज्यूमर। क्या होता है? अ सिंगल कंज्यूमर, मतलब हम एक ही कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इसमें एक से ज़्यादा कंज्यूमर नहीं होते, हम सिर्फ वन पर्सन की बात करते हैं इंडिविजुअल में, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बता रहा है कि इट डिफाइंड एज अ टेबल विच शोज अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं विद ऑल द पॉसिबल प्राइजेज एट गिवन टाइम। इसका मतलब क्या है कि हम टेबल की फॉर्म में शो कर रहे हैं और जिसमें डिमांड किसकी शो की गई है, एक कंज्यूमर की शो की गई है, जितने भी प्राइजेस गिवन है एक गिवन टाइम पीरियड पर उसमें, ठीक है। अभी चलते हैं, हम देखेंगे मार्केट डिमांड कब होता क्या है। पहले अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात किया तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के हम टेबल को भी देखेंगे। ये हमारा रहा टेबल, टेबुलर फॉर्म में शो किया। एक तरफ हमने प्राइजेस ले लिए, एक तरफ हमने एक पर्सन की क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। जब प्राइजेस 1 रुपये थे वो 4 यूनिट्स डिमांड कर रहा था। जैसे जैसे प्राइजेस इंक्रीज होने लगी उसने अपनी डिमांड को क्या है डिक्रीज़ करनी शुरू कर दी। उसने प्राइजेस इंक्रीज़ हुई, डिमांड 4 से 3 कर दी। जैसे ही प्राइजेस इंक्रीज़ हुई फिर डिमांड को फॉल कर दिया। प्राइजेस इंक्रीज़ हुई फिर उसने अपनी डिमांड 2 से 1 यूनिट शिफ्ट कर दी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लॉ ऑफ डिमांड में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये जो हमारा प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर एक के प्राइजेस इंक्रीज होंगे तो दूसरे की जो डिमांड है ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगी। अगर एक की फॉल है तो दूसरे की इंक्रीज होंगी। ये हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था। अब बात करेंगे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड मतलब जिसमें एक से ज़्यादा कंज्यूमर की बात की गई है, एक से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड जो रिप्रेजेंट करती है टेबल में, उसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटीज ऑफ द गिवन कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर, मतलब एक से ज़्यादा जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब कंज्यूमर की ऑल पॉसिबल प्राइजेस, जो प्राइजेस गिवन है अलग अलग प्राइजेस, उसमें जो उसको मिल रहा है उसको हम विद गिवन टाइम उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे हम बात कर रहे हैं पहले प्राइजेस 1 रुपये था, फर्स्ट कंज्यूमर 4 यूनिट डिमांड कर रहा था और दूसरा बी कंज्यूमर 5 यूनिट डिमांड कर रहा है, तो टोटल डिमांड कितनी होगी 4 + 5 = 9। ये हमारी मार्केट डिमांड आएगी। जैसे प्राइजेस हाई हुए ए ने क्या किया, अपनी डिमांड 4 से 3 यूनिट शिफ्ट कर दी और बी ने क्या किया 5 से 4 यूनिट शिफ्ट कर दी, तो हमारी मार्केट डिमांड क्या होगी 3 + 4 = 7 होगी।
वैसे ही प्राइसेस इंक्रीज़ हुए 3, फिर उसने मार्केट ए की डिमांड ने क्या किया, 3 से 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया और बी ने 4 से 3। तो हमारी क्या है, मार्केट डिमांड क्या होगी, 2 + 3 5 होगी। जैसे प्राइसेस और हाई हुए तो उसने क्या किया, ए ने डिमांड 2 से 1 शिफ्ट कर दी और बी ने 3 से 2 शिफ्ट कर दी। तो मार्केट डिमांड क्या होगी, 1 + 2 = 3 होगी हमारी। ये हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल आ गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ डिमांड कर्व। जैसे ही डिमांड शेड्यूल होता है वैसे डिमांड कर्व शेड्यूल में हमने क्या बात की थी, शेड्यूल में हमने कहा था कि जो हम उस चीज़ को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टैबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ वर्ड कर्व की आ जाए तो कर्व का मतलब क्या है कि उस चीज़ को हम फिगर मतलब डायग्राम की फॉर्म में हम इसको शो कर रहे हैं, डायग्राम की फॉर्म में। डिमांड कर्व आ गया तो डिमांड को शो करेंगे। इसमें भी ये 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरी क्या होती है, मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल का मतलब मैंने अभी बताया कि किसकी बात हो रही है, सिंगल कंज्यूमर की। मार्केट में सभी कंज्यूमर की होगी। अब सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ कर्व दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइजेज। अलग अलग प्राइजेज पे एक सिंगल कंज्यूमर जो उस कमोडिटी की डिमांड कर रहा है उसको हम बोलते हैं। जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि जब प्राइजेस 100 रुपये थे तो वो 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था। जैसे 100 से 120 रुपये प्राइजेस इंक्रीज़ हुई, उसने अपनी क्वांटिटी 4 पे बना दी। देखो ये हमने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है। फिर उसके जैसे प्राइसेस हाई हुए 150, तो हमने क्या किया, अपने डिमांड को 3 यूनिट पे शिफ्ट कर दिया। ये आ गए। जैसे प्राइसेस फिर अगेन इंक्रीज़ हुए तो हमने अपनी यूनिट्स को डिक्रीज़ कर दिया। फिर इंक्रीज़ हुए तो अपनी यूनिट को डिक्रीज़ कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स ने, इन पॉइंट्स को जॉइन करके जो हमने अपनी कर्व ड्रॉ की है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं हम, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये फिगर आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम बात नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, दैट इज़ मार्केट डिमांड कर्व। क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में क्या होता है, इसमें मोर देन वन कंज्यूमर की बात की गई है। एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में सबकी डिमांड का टोटल किया गया है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। एट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, एक कमोडिटी जो अलग अलग प्राइजेज में अलग अलग कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं उस चीज़ की बात की गई है, ठीक है। देखो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ये हमने इसकी यूनिट्स ले ली एक्स की हर साइड पे, ठीक है। ये हमने ए कंज्यूमर के लिए ड्रॉ किया, ये हमने बी कंज्यूमर के लिए, ये हमने मार्केट के लिए ड्रॉ किया। देखो जैसे हमने कहा फर्स्ट पे प्राइजेस, वो फर्स्ट कंज्यूमर क्या कर रहा है, 2 यूनिट कर रहा है। जैसे प्राइजेस हाई हुए उसने क्या किया, 1 पे उसकी डिक्रीज़ कर दी। प्राइजेस हाई हुए, डिमांड क्या कर दी, डिक्रीज़ कर दी। इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके ये हमारी एक ही कंज्यूमर डिमांड कर्व आ गई। फिर हमने बी की बात की, जब बी के 1 प्राइजेस थे वो 1 यूनिट कर रहा था, 2 प्राइजेस थे तो यहाँ पे आ गई। अब देखो मार्केट डिमांड क्या क्या होता है, जब 1 प्राइजेस थे, ठीक है, तो ये कितने यूनिट कर रहा था 1 प्राइजेस पे, 2 यूनिट डिमांड कर रहा था। और ये कितनी कर रहा था, 1 यूनिट कर रहा था। तो मार्केट डिमांड का क्या होता है, दोनों का प्लस, मतलब कि 1 प्राइजेस पे वो कितनी डिमांड करेगा, 3 यूनिट। तो 1 प्राइजेस ये रहा और यूनिट कितनी कर रहा है, 3 कर रहा है, ये आ गया। अब हम करेंगे दूसरे पॉइंट पे, ये इन पॉइंट्स को ऐसे जॉइन कर लिया। अब हम देखेंगे जब 2 प्राइजेस थे तो ए कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, 1 यूनिट कर रहा था। बी कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा था, कितनी, 0। बी ने कोई डिमांड नहीं की क्योंकि ये यहाँ पे हमारा डॉट, ठीक है, तो 0। तो हमारी कितनी आ जाएगी, 1 + 0 1 यूनिट आ जाएगी। तो जैसे प्राइजेस 2 थे तो उसने क्या किया, ये यहाँ पे आ गई 1 यूनिट पे। तो ये हमारी ऐसे डॉटेड रो के इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके जो हमारी ये कर्व बन रही है, ये कर्व हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मार्केट डिमांड कर्व। फ्रेंड्स आई होप आप सबको क्लियर होगी मार्केट डिमांड कर्व की फिगर, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।
अब हम चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंटिन्यू करते करते मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो मेरे फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दो। अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या है, उल्टा रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर प्राइजेस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड, प्राइजेस हाई हैं तो डिमांड फॉल कर रही है। अगर प्राइजेस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। ये हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड के केस में। वैसे ही अब हम प्राइजेस की बात करें, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है 50, 40, 30, 20, 10। जैसे प्राइजेस फॉल कर रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, हमारे 50 रुपीज़ पर हम 20 कर रहे थे, जैसे ही प्राइजेस फॉल हुए हमने डिमांड को इंक्रीज़ कर दिया। 40 से 30 की तरफ शिफ्ट किया तो फिर इंक्रीज़ कर दिया, डिक्रीज़, ऐसे ऐसे करते हमारी क्या आ रही है, प्राइजेस फॉल हो रहे हैं तो डिमांड क्या कर रही है, हमारी इंक्रीज़ हो रही है। सेम हमने डायग्राम की शो किया है। ये मैंने आपको इसमें लास्ट में इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कब पता चले, तभी आप ये चीज़ समझ पाओगे कि हमने कैसे ये कर्व ड्रॉ किया और टेबल की फॉर्म में कैसे शो किया है। इसलिए हमने पहले शेड्यूल बनाया और फिर कर्व ड्रॉ की, ठीक है। वैसे जैसे प्राइजेस क्या थे हमारे 50 थे, हम कितनी डिमांड कर रहे थे, 20। तो इस ऐसे हमने अपनी बनाई और हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया। जैसे प्राइजेस फॉल किया हमारी डिमांड क्या हो गई, 40, तो डिमांड इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, ये। फिर प्राइजेस फॉल किए, डिमांड हमारी किस पे आ गई, 80 पे। देन हमारी डिमांड फिर इंक्रीज़ होगी, पॉइंट क्या आ गया हमारा, ये वाला। फिर प्राइजेस फॉल हुए, डिमांड इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया। फिर प्राइजेस फॉल हुए, डिमांड हमारी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया। इन सब पॉइंट्स को जॉइन करके जो हमारी कर्व ड्रॉ हो रही है वो कर्व क्या आ गई, हमारी डिमांड कर्व आ गई। कौन सी कर्व आ गई, हमारी डिमांड कर्व आ गई। ये वाला लॉ ऑफ डिमांड आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग, एजम्पशंस और ये सब क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि लॉ ऑफ डिमांड किस किस के केस में अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड किस केस में अप्लाई नहीं होता, वो एग्जम्पशंस हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आ गया वेवलन गुड्स। अब देखेंगे जो वेवलन गुड्स थ्योरी है वो किसके नाम के ऊपर फेमस है। ये एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, टी वेवलन, जिसने इस पे थ्योरी दी थी, लॉ ऑफ डिमांड पे एक्सप्लेन किया था, जिसके नाम पर ही ये थ्योरी फेमस हो गई थी, वेवलन गुड्स, ठीक है। इसमें उसने क्या बताया था कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जिसके प्राइजेस हाई होने की वजह से जो उसकी डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब इनमें कौन सा रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये वाली थ्योरी क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। क्या हो रही है हमारी, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड इस केस में फॉलो नहीं हो रहा है, ये हमारी क्या आ रही है, एक्सेप्शंस में आ रही है। उसने कुछ चीज़ें एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया, जैसे मान लो कोई गोल्ड का नेकलेस है, ठीक है, कोई महंगी डायमंड की ज्वेलरी है, उसके प्राइजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा प्राइजेस होते हैं उसकी डिमांड क्या होती है, उतनी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू चीप नेकलेस और चीप ज्वेलरी की, ठीक है। सिमिलरली अगर इसने एक और एग्जांपल लिया मोबाइल फ़ोन की, जितना ज़्यादा मार्केट में नवा मोबाइल फ़ोन आता है, महंगा सेल फ़ोन आता है हाई प्राइजेस के साथ, उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि मार्केट में नई नई चीज़ आई है तो महंगा होगा तो उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी ये भी क्या आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में प्राइसेस हाई होने पर भी उसकी जो डिमांड हाई होती है वो चीज़ें लॉ ऑफ डिमांड के केस में नहीं आती। ऐसी डिमांड्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी गुड्स को क्या बोलते हैं, वेवलन गुड्स बोलते हैं। और इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो क्या आता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। और जो डिमांड कब बनती है वो क्या बनती है, स्लॉपिंग अपवर्ड बनती है। कैसी बनती है, स्लॉपिंग अपवर्ड। इसको हमने विद डायग्राम भी एक्सप्लेन किया है
कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी डिमांड मतलब प्राइजेज इंक्रीज़ हो रहे हैं वेवलन गुड्स के, हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है। और इन पॉइंट्स को जॉइन करके जो हमारी डिमांड कर्व बन रही है वो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रही है। और इसको हम कौन सी कहेंगे, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में कहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोपिंग डिमांड कर्व है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वेवलेंस गुड्स के बारे में, गिवन गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिवन गुड्स, ठीक है, ये भी सेकंड एग्जाम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड की। अब गिवन गुड्स कौन से होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स होती है। इंफीरियर मतलब जो अच्छी क्वालिटी से थोड़ी कम होती है, मतलब कम गुड क्वालिटी की होती है, जो इतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी की नहीं मानी जाती है। ऐसी कमोडिटीज़ उनको हम गिवन गुड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे, ये मेनली किस केस में अप्लाई होती है, पुअर पीपल के केस में अप्लाई होती है कि अगर वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइजेस फॉल होती है, क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइजेस फॉल होती है तो उसकी डिमांड को भी ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि उसके जो अगर प्राइजेस, गिवन गुड्स के प्राइजेस मान लो फॉल हो रहे हैं, तो उसके फॉल होने से जो पहले पैसे खर्च कर रहे थे, मान लो वो 100 रुपये का 1 kg बाजरा परचेज करते थे, ठीक है, अब प्राइजेस क्या हो गए, वो 100 से 50 रुपये में शिफ्ट हो गए। सेम चीज़ 100 से 50 रुपये में शिफ्ट हो गए, तो वो 50 रुपये उसके बच रहे हैं ना, बाजरे का रेट कम हो गया, पहले 100 रुपये का मिलता था, 50 का मिलता है, तो इसमें उसकी रियल इनकम क्या हो गई, इंक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या है, उसके पैसे क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। जब पैसे बच रहे हैं तो उसने बाजरे की डिमांड को कम करके थोड़ी अच्छी क्वालिटी दैट इज़ वीट को उसने क्या किया, डिमांड करनी शुरू कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फीरियर गुड्स के प्राइजेस फॉल हुए तो जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी फॉल होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी कौन सा रिलेशनशिप आ गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जैसे सेम डायरेक्शन में एक चीज़ जा रही है दूसरी भी सेम में जा रही है, मतलब दोनों में उल्टा नहीं, सेम रिलेशनशिप है। अगर प्राइजेस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है। तो इसमें भी कौन सी डिमांड कर्व बन रही है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज़ जो ऐसी इन्फीरियर गुड्स होती हैं उस केस में भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, फॉलो नहीं करता। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सेप्शन में चलते हैं, दैट इज़ इग्नोरेंस, कि क्या क्या उन्होंने इग्नोर किया है इसमें। मैनी टाइम कंज्यूमर आउट ऑफ शेयर इग्नोरेंस और पुअर जजमेंट, इसमें मेन क्या है, पुअर जजमेंट, कि जो बहुत सारे लोग हैं उनको जजमेंट ही नहीं करना था कि कौन सी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कौन सी बुरी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। कुछ लोग तो यही समझते कि जितनी ज़्यादा प्राइजेस हाई होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का होगा, अगर प्राइजेस लो हैं तो लो क्वालिटी का होगा। कुछ लोग यही सोचते हैं, उनको ये नहीं पता कि कभी कभी कम पैसे वाला भी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है और ज़्यादा पैसे वाला भी हमें धोखे में कम क्वालिटी का मिल जाता है। तो उनके ये पुअर जजमेंट की वजह से ही वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, उसके मतलब डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व क्या होता है, उसके एक्सेप्शंस क्या होती हैं। आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर बाई चांस आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पूरी वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।